भारत के संविधान में हुए संशोधनों की सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन, छठे संशोधन की। देश को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए हैं और अंदर ही अंदर एक ऐसा टैक्स सिस्टम छिड़ गया है जो शायद हमारी पूरी इकोनॉमी को डुबो देता। सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। और आज हम बात करेंगे उसी एक गुमनाम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिसने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस बहुत बड़े संकट को टाल दिया। तो आइए सीधे चलते हैं 1956 के छठे संशोधन की कहानी में। आज हम जिस आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान भेज देते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जीएसटी यानी वन नेशन वन टैक्स तो अभी की बात है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाएं तो नज़ारा बिल्कुल अलग था। उस समय भारत के राज्य आपस में ऐसे लड़ रहे थे जैसे कोई दो अलग अलग देश हो। आखिर वो क्या चीज थी जिसने इस झगड़े को खत्म किया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, तस्वीर कुछ ऐसी थी। देश को आजादी मिले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और देश के अंदर ही हमारे अपने राज्य एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और वजह टैक्स व्यवस्था। मान लीजिए कोई ट्रक सामान लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो दोनों ही राज्य सामने आकर खड़े हो जाते थे। दोनों का कहना था कि इस पर टैक्स लेने का अधिकार हमारा है। ये कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन नहीं था, ये उस समय की एक गंभीर समस्या थी जो आगे चलकर और भी ज्यादा विकराल हो सकती थी। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई सामान महाराष्ट्र में बना और उसे बेचा जाना है गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार कहती थी सामान हमारे यहाँ से बिका है तो सेल्स टैक्स लेने का हक हमारा है। दूसरी तरफ गुजरात सरकार का तर्क था नहीं, सामान का इस्तेमाल हमारे राज्य के लोग करेंगे तो टैक्स हम लेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह सही भी लग रहे थे। ऐसे मामले लगातार होने लगे जिससे व्यापार और व्यवस्था दोनों प्रभावित होने लगे। तो जब राज्यों का यह झगड़ा सुलझने का नाम नहीं ले रहा था तो मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। अब सबको लगा कि चलो अब तो फैसला हो ही जाएगा, कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने तो इस कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया। समझिए, आग में घी डालने वाला काम कर दिया। अब देखिए कि ये कानूनी उलझन असल में पैदा कैसे हुई। ये बात है 1953 की। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया कि जिस राज्य में सामान का उपभोग होगा, मतलब जो बायर स्टेट है, टैक्स वही लेगा। फैसले से सबको लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। सिर्फ 2 साल बाद 1955 में एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। यू टर्न लेते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्यों के पास तो दो राज्यों के बीच होने वाले किसी भी व्यापार पर टैक्स लगाने की कोई पावर, कोई शक्ति है ही नहीं। आप जरा इस फैसले का असर सोचिए। इसका नतीजा बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक था। मतलब रातों रात राज्यों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया जो सेल्स टैक्स से आता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। उनकी तिजोरियां खाली होने लगी। अब कुछ करना जरूरी था, और वो भी फौरन। तो जब हालात इतने बिगड़ गए तब केंद्र सरकार मैदान में उतरी और उन्होंने कोई छोटा मोटा नियम बदलने के बारे में नहीं सोचा। नहीं, उन्होंने फैसला किया कि समस्या को जड़ से खत्म करना होगा, डर, और इसके लिए सीधे संविधान में ही बदलाव करना पड़ेगा। ये एक ऐसा कदम जो भारत की आर्थिक दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और यहीं से एंट्री होती है 92A की। छठे संवैधानिक संशोधन के जरिए इस एक लाइन को संविधान की यूनियन लिस्ट में जोड़ दिया गया, और जिसका मतलब होता है अब से दो राज्यों के बीच होने वाले किसी भी व्यापार पर टैक्स लगाने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट का होगा। सीधी भाषा में कहें तो राज्यों से ये पावर छीन ली गई थी। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल मन में आता है कि अगर सारी पावर सेंटर के पास चली गई तो फिर राज्यों के पास क्या बचा? क्या उनका सारा पैसा डूब गया? क्या ये राज्यों के साथ एक तरह की नाइंसाफी नहीं थी? लेकिन इसका जवाब है नहीं, और इसका जो हल निकाला गया वो वाकई में बहुत ही समझदारी भरा था। इसका हल छिपा था। संविधान के आर्टिकल 269 में किए गए एक बहुत ही इंटेलिजेंट बदलाव में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसे हम रेफरी सिस्टम कह सकते हैं। अब ये रेफरी सिस्टम काम कैसे करता था? समझिए बस 3 आसान स्टेप्स में। स्टेप नंबर 1, केंद्र सरकार इंटर स्टेट सेल्स पर टैक्स लगाएगी और उसे कलेक्ट भी करेगी। स्टेप नंबर 2, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो केंद्र सरकार के खजाने में नहीं जाएगा,
और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे जरूरी है, ये सारा का सारा पैसा वापस राज्यों को ही सौंप दिया जाएगा। तो मतलब केंद्र सरकार ने यहां पर एक न्यूट्रल रेफरी की भूमिका निभाई। एक अंपायर की तरह उसका काम बस इतना था कि वो ये पक्का करे कि खेल नियमों के हिसाब से हो। वो टैक्स वसूलती थी ताकि कोई भी राज्य दूसरे के साथ ज्यादती ना कर सके या दूसरे पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन पैसा रेफरी की जेब में नहीं, बल्कि वापस खिलाड़ियों यानी कि राज्यों को ही मिलना था। तो इस पूरे बदलाव का, इस छठे संशोधन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? क्या इसने सिर्फ राज्यों के बीच का टैक्स वाला झगड़ा सुलझाया? नहीं, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला था। असल में इसी संशोधन ने भारत को एक सिंगल मार्केट बनाने की पहली और सबसे मजबूत नींव रखी। इस संशोधन के पास होते ही कई और बड़े बदलाव हुए, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956 है, वो इसी की वजह से बना। इसके अलावा आर्टिकल 286 को भी बदला गया। ये तय किया गया कि राज्य अब से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगा सकते। इसके अलावा गुड ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस यानी विशेष महत्व के माल की एक नई कैटेगरी बनाई गई। ये विशेष महत्व का माल वाला आइडिया ये अपने आप में एक गेम चेंजर था। इसका सीधा सा मतलब था कि कोयला, लोहा, स्टील, कपास, मतलब जो देश के लिए बेहद जरूरी चीजें हैं, उन पर कोई भी राज्य अपनी मन मर्जी से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकता। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्री को कच्चा माल सस्ती दरों पर मिला और देश में महंगाई को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ी मदद मिली। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छठा संशोधन ही वो पहला और सबसे ठोस संवैधानिक कदम था जिसने वन नेशन वन मार्केट की नींव रखी। आज हम जिस जीएसटी की बात करते हैं, जिससे भारत की आर्थिक आजादी का एक बड़ा कदम माना जाता है, उसका जो बीज है वो असल में 1956 में ही बो दिया गया था। भारत के संविधान से जुड़े ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए जुड़े रहें प्रश्नपीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।